हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे विशेषण, और विशेषण का हमने पार्ट 1 कर लिया है। अब हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो यदि अब तक हमने क्या देखा, तो अब तक हमने विशेषण की परिभाषा देखी, विशेषण क्या है, फिर उसके बाद हमने विशेषण का प्रकार देखा। और विशेषण का प्रकार हमने क्या क्या देखा था, तो हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब कि गुणवाचक विशेषण देखा। फिर हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण देखा। फिर हमने संख्यावाचक देखा। फिर उसके बाद चौथा हमने सार्वनामिक विशेषण देखा। ठीक है, ये इतना हमने पार्ट 1 में किया हुआ है। अब हम उसके आगे का देखते हैं विशेषण के अंतर्गत। तो वाक्यों में विशेषण के स्थानों के आधार पर, स्थानों यानी कि कहाँ पे प्रयोग किए जा रहे हैं, तो स्थानों के आधार पर उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग, तो पहला है सामान्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। ये सामान्य विशेषण क्या होता है कि जिस विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले हो, विशेष्य के पहले हो, तो उसे हम सामान्य विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं, एवं संज्ञा सर्वनाम को हम विशेष्य कहते हैं। तो जो विशेषण विशेष्य के पहले हो तो उसे हम सामान्य विशेषण कहते हैं। विशेष्य से पहले की यदि हम बात करते हैं तो काली गाय बहुत सुंदर लगती है। क्या है, काली गाय बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे काली गाय बहुत सुंदर, और यहाँ पे मेहनती आदमी कहीं भूखा नहीं मरता। मेहनती आदमी कहीं भूखा, सामान्य के लिए क्या बताया गया, जिस विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले हो, संज्ञा के पहले हो। आदमी कैसा है, मेहनती है। गाय कैसी है, काली है। गाय कैसी है, काली है। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया सामान्य विशेषण। ठीक है, विशेष्य के पहले आ गया, विशेष्य के पहले। फिर विधेय में क्या होता है, जिस विशेषण का प्रयोग अपने विशेष्य के बाद हो तो उसके विधेय बोलेंगे। याद कैसे करोगे, वह विधेय है और वह की तरह ब होता है, यानी कि बाद, है ना, बाद हो गया तो वो विधेय हो गया। फिर उसके बाद में यदि हम बात कर रहे हैं कि वह गाय बहुत काली है, गाय बहुत काली है। गाय क्या है, बहुत काली है। आदमी क्या है, बड़ा मेहनती है। क्या है, बड़ा मेहनती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि विशेषण जो है विशेष्य के बाद आया है तो इसलिए वो विधेय बन गया, और जब वो पहले आया था तो वो सामान्य बन गया। ये होता है स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार। ठीक, अब हम आ जाते हैं प्रविशेषण या फिर अंतर विशेषण हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण तो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते, परंतु कुछ शब्द विशेषण एवं क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब, है ना, तो कुछ शब्द विशेषण एवं क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के कारण प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि आइए देख लेते हैं, विश्वजीत डरपोक लड़का है। तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे विशेषण है। ये प्रविशेषण क्या होगा कि जो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। विशेषण डरपोक तो है, लेकिन कैसा, बड़ा डरपोक है, बड़ा डरपोक है, तो वो होता है अंतर विशेषण या फिर प्रविशेषण। जैसे कि यहाँ पे लिखा था ना, क्या लिखा था, वह गाय बहुत काली है। वह गाय काली भी बोल सकते थे, तो काली भी तो विशेषता है, लेकिन बहुत काली है तो ये क्या है, प्रविशेषण। आदमी बड़ा मेहनती है, तो बड़ा क्या है, यहाँ पे प्रविशेषण है, मेहनती क्या है, विशेषण है। समझ में आ रहा है, बस वही है ये। तो सौरभ धीरे धीरे पढ़ता है, सौरभ धीरे धीरे पढ़ता है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण है, कैसा पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है। अब यहाँ पे सौरभ बहुत धीरे धीरे पढ़ता है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण की विशेषता बता दिया, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रविशेषण है। ठीक, वही चीज यहाँ पे लिखा है। अब हम आ जाते हैं विशेषणों की तुलना हम कैसे कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की यदि हम बात करें तो जिन विशेषणों के द्वारा 2 या अधिक विशेष्यों के गुण अवगुण की तुलना की जाती है उन्हें हम तुलना बोधक विशेषण कहते हैं।
तुलना बोधक विशेषण हम किसे कहते हैं, यदि आ गया तो आपके प्रश्न में, तो दो या दो से अधिक विशेष्यों के जब हम गुण अवगुण की तुलना करते हैं तो हम ऐसे विशेषणों को क्या कहेंगे, तुलना बोधक विशेषण, जो तुलना कर रहे हैं विशेष्यों की। ठीक, तो तुलनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की विशेषता बताने वाले पदार्थों या व्यक्तियों में मात्रा का अंतर होता है। बिल्कुल, तो तुलना के विचार से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पूछ लिया गया, तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। स्थान के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार, तो स्थान के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार, सामान्य एवं विधेय। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। तुलना के विचार से विशेषणों की कितनी अवस्थाएं, तो 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी है, तो पहला है पॉजिटिव डिग्री, क्या है, पॉजिटिव डिग्री, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा आता है सुपरलेटिव डिग्री। तीसरा क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा कैसा है। ठीक है, तो यदि हम बात करें हैं मूलावस्था की, पॉजिटिव मतलब मूलावस्था, तो इसके अंतर्गत विशेषणों का मूल रूप आता है। क्या आता है, विशेषणों का मूल रूप आता है, मूल रूप आता है। और इस अवस्था में तुलना नहीं होती, सामान्य विशेषताओं का उल्लेख मात्र होता है। तुलना नहीं है, केवल उल्लेख कर दिया गया। कैसे उल्लेख कर दिए, आइए देख लेते हैं। जैसे कि अंशु अच्छी लड़की है, आशु सुंदर है। ठीक है, यानी कि मूलावस्था में जैसे कि हम मान के चले, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। फिर उसके बाद हम बोल दिए कि काली गाय चर रही है, क्या है, काली गाय चर रही है। ये क्या है, तो मूलावस्था है, ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, इसमें कोई तुलना नहीं की जा रही, काली गाय चर रही है। ठीक, हम उत्तरावस्था में आ जाते। उत्तरावस्था क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। अभी कंपैरेटिव डिग्री क्या है, तो जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकता या न्यूनता की तुलना होती है तब उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। मूल में कोई तुलना नहीं है, है ना। फिर उसके बाद उत्तरावस्था में अधिकता या न्यूनता की तुलना है। अधिकता या न्यूनता मतलब अंशु आशु से अच्छी लड़की है, अंशु आशु से अच्छी है, आशु अंशु से सुंदर है, आशु अंशु से सुंदर है। अब उत्तरावस्था में केवल तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे कि सुंदर तो सुंदरता, महत तो महत्तर, लघु लघुत्तर, अधिक अधिकतर, दीर्घ दीर्घतर, यानी कि केवल तत्सम शब्दों में ही हम तर प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, हम यदि बात कर रहे हैं उत्तरावस्था की, जैसे कि हम यहाँ पे तुलना किए हैं हम कि अधिक है या न्यून है, अधिक है या न्यून है। आप लोगों को बस ये याद रखना है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कि वह तुम्हारी अपेक्षा ज्यादा समझदार है, वह तुम्हारी अपेक्षा समझदार है। अनीता सुनीता की अपेक्षा सुंदर है, पिंकी रिंकी की अपेक्षा सुंदर है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है ना, कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही। तुलना कैसी, तो अधिकता एवं न्यूनता की तुलना की जा रही है। फिर हिंदी में उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए से और में चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बच्ची फूल से भी कोमल है, से है ना, फूल से भी कोमल है। इन दोनों लड़कियों में वह सुंदर है। तुलना की जा रही, कंपेयर किया जा रहा है, तो ये भी प्रयोग किया जाता है से और में। फिर विशेषण की उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए के अलावा, की तुलना में, के मुकाबले आदि पदों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पटना के मुकाबले जमशेदपुर अधिक स्वच्छ है, संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी कम कठिन है, आपके अलावा वहां कोई उपस्थित नहीं है, आपके अलावा वहां कोई उपस्थित नहीं था। यहाँ पे हमें समझना है कि के अलावा आ गया है ना, के अलावा आ गया, की तुलना आ गया, की तुलना में, के मुकाबले, तो ये सभी भी यानी कि ये क्या है, उत्तरावस्था।
विशेषण है ये, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री बता रहे हैं। क्या है ये? तो कंपेरेटिव डिग्री है ये। क्लियर है? उत्तरावस्था है, कंपेयर किया गया है। फिर उसके बाद हम आ गए उत्तमावस्था, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में क्या होता है कि यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है, और जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है, तो उनमें से एक को श्रेष्ठता या निम्नता दी जाती है, तब विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। जैसे कि कपिल सबसे या सबों में अच्छा है, दीपू सबसे घटिया विचार वाला लड़का है। सबसे घटिया विचार वाला, यानी कि जब हम देखें कि सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, सभी, जैसे इन शब्दों का जब हम प्रयोग करेंगे, सुपरलेटिव सबसे उत्तम है ये, है ना, सबसे उत्तम की बात है, यानी कि सभी को सम्मिलित कर लियो। यानी कि आपने क्या किया है, यहाँ पे दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की गई है, तभी तो सभी को किया गया ना। कंपेयर तो, तुलना तो दो में हो रही है, और जहां तुलना नहीं है तो वो तो मूल है, लेकिन कंपेयर तो दो में होता है। दो, यानी कि आपको कंपेयर करना है तो दो लोगों में कंपेयर कर लीजिए, लेकिन आपको सर्वोत्तम स्थिति बतानी है तो आपको सभी को तो सम्मिलित करना पड़ेगा, तो बस वही है। यानी कि यहाँ पे दो से अधिक हो जाते हैं, यहाँ पे दो से अधिक है। अब जब दो से अधिक है तो आप, यानी कि जैसे कुछ शब्द हो गए, जैसे कि सबसे बढ़कर, सबसे बढ़कर, ठीक है, सबसे बढ़कर हो गया। फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं, सर्वाधिक हो गया, सभी में हो गया, तो ये सब क्या है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं, उत्तमावस्था में आते हैं। क्लियर है? समझ में आ? जैसे कि कपिल सबसे या सबों में अच्छा है, दीपू सबसे घटिया, यानी कि सब में कंपेयर कर, सब में हमने देखा, फिर हमने कहा ये। फिर तत्सम शब्दों की उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। ये हम उत्तरावस्था के लिए तर जोड़ते हैं, लेकिन हम उत्तमा के लिए तम जोड़ते हैं, जैसे सुंदरतम, महत्तम, लघुत्तम, अधिकतम, श्रेष्ठतम, है ना। और श्रेष्ठ के पूर्व सर्व जोड़कर भी इसकी उत्तमावस्था दर्शाई जाती है। जैसे कि नीरज सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ हो गया, सर्वश्रेष्ठ लड़का है ना। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें, फारसी के ईन प्रत्यय जोड़कर के भी उत्तमावस्था दर्शाई जाती है। जैसे कि बगदाद बेहतरीन शहर है, बगदाद बेहतरीन है, तो ईन लगा दिए तो वो भी उत्तमावस्था को दर्शाया। श्रेष्ठ के पूर्व सर्व, सभी, सर्वाधिक ये लगाया जाए तो उत्तमावस्था। लेकिन तत्सम में जब हम तम जोड़े तो वो उत्तम हुआ, यानी कि उत्तमावस्था। जब हम तर जोड़े तो उत्तरा हुआ। बस ऐसे याद करना, रटना तो कुछ है नहीं, समझ गए हम, उत्तरा और उत्तमा। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं विशेषणों की रचना। तो विशेषणों की रचना जो होती है वो मुख्य रूप से, विशेषणों की जो रचना होती है वो तीन प्रकार से, हिंदी में यदि हम बात करें तो हिंदी में विशेषणों की रचना तीन प्रकार से होती है। कैसे कैसे होती है? तो पहला यदि हम देखें तो मूल, तो कुछ विशेषण क्या होते हैं, अखंड रूप में जन्म लेते हैं, यानी कि मूल रूप में रहते हैं, अखंड रूप में रहते हैं। तो मूल रूप में यदि हम बात करें तो जैसे कि भला, बुरा, ठीक, भला, बुरा, ऊंचा, नीचा, पतला, मोटा, चालाक, तो ये सब क्या है? तो ये सब जो है मूल है। हम विशेषण की रचना देख रहे हैं तीन प्रकार से। पहला तो मूल है, तो मूल के अंतर्गत तो कुछ विशेषण किसी की विशेषता प्रकट करने के लिए अखंड रहते हैं। अखंड मतलब कि भला है तो भला, बुरा है तो बुरा, ऊंचा है तो ऊंचा, पतला है तो पतला, अखंड है ये। ठीक। फिर उसके बाद में यदि हम देखें कि और किस प्रकार से इनकी रचना होती है, तो होती है प्रत्यय या उपसर्ग से निर्मित होते हैं। प्रत्यय या उपसर्ग से, प्रत्यय या उपसर्ग से भी निर्मित होते हैं। फिर और किस प्रकार से रचना होती है? तो समास से भी इनकी रचना होती है। ठीक। तो तीन प्रकार कौन से है? एक तो मूल, फिर प्रत्यय या उपसर्ग और समास। एक एक करके देखते हैं। तो मूल में मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया मूल में, कि मूल में जो है कि कुछ विशेषण किसी की विशेषता
बताने के लिए अखंड रहते हैं। क्या रहते हैं? अखंड रहते हैं। अखंड रहते हैं यानी कि अखंड रूप में ही वो जन्म लेते हैं। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, उदाहरण भी देख लिया, भला बुरा, ऊंचा पतला, नीचा, दुष्ट चालाक, ये सभी चीजें आदि, ये सभी चीजें मूल हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम देखें कि जब प्रत्यय या उपसर्ग से यदि इनका निर्माण होना है ना, प्रत्यय या उपसर्ग से जब इनका निर्माण होना है तो प्रत्यय के लिए कुछ बातें आती हैं, जैसे कि तो शब्दों के अंत में ई लगा दो, इक लगा दो, मान लगा दो, वान लगा दो, हार लगा दो, वाला लगा दो, आ, ई, शाली, हीन, युक्त, ईला, ये सभी प्रत्यय लगाने से और कई बार अंतिम प्रत्यय का लोप करने से विशेषण बनते हैं। कैसे? जैसे ई लगाओगे तो शहर का शहरी, भीतर का भीतरी, क्रोध का क्रोधी, क्रोध का क्रोधी, ये सब क्या है? तो ये विशेषण बन गए। क्या लगाने से? ई लगाने से। फिर इक लगाने से शरीर शारीरिक, मन मानसिक, अंतर आंतरिक, मान तो श्रीमान, बुद्धि तो बुद्धिमान, शक्ति तो शक्तिमान, वान तो धनवान, रूप रूपवान, बल तो बलवान, हार सृजनहार, पालन पालनहार, वाला रथ का रथवाला, दूध का दूध वाला, मिठाई का मिठाई वाला, आ तो भूख का भूखा, प्यास का प्यासा, ई तो भारत का भारतीय, स्वर्ग का स्वर्गीय, ये विशेषण की रचना हो रही है ना, प्रत्यय से। ईला तो चमक तो चमकीला, नोक तो नोकीला, हीन तो धन का धनहीन, तेज का तेजहीन, दया का दयाहीन, धातुज तो नहाना का नहाया, खाना का खाया या खाऊ, चलना का चलता, बिकना का बिकाऊ, अव्यज से तो ऊपर का ऊपरी, भीतर का भीतरी, बाहर का बाहरी। ये जो है प्रत्यय से विशेषणों का निर्माण हो गया। यदि हम बात कर रहे हैं कि उपसर्ग से कैसे होता है निर्माण, तो उपसर्ग से जैसे कि हम बात करें बल है तो उसके आगे आप लगा दीजिए उपसर्ग दू, तो क्या हो जाएगा? ये तो ये बन जाएगा दुर्बल बन गया। फिर उसके बाद आकार है, क्या है? आकार है, तो आकार में आप लगा दीजिए उपसर्ग, क्या लगा देंगे? निर लगा दीजिए, तो क्या बन गया? ये निराकार। क्या बन गया? निराकार, यानी कि उपसर्ग से भी निर्माण हो रहा है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें डर है, क्या है? डर है, आगे लगा दीजिए नी, तो क्या हो जाएगा? निडर, यानी कि उपसर्ग से हम क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। फिर यदि हम बात करें उत्तरदायी, तो उत्तरदायी में आप उपसर्ग क्या लगाएंगे? तो उपसर्ग में अर लगा दीजिए, तो बोल देंगे अनुत्तरदायी। क्या हो जाएगा? तो अनुत्तरदायी हो जाएगा। तो ये हम क्या निर्माण कर लिए? तो यहाँ पे हमने निर्माण कर लिया है विशेषण का। ये जो निर्माण हो रहा है तो प्रत्यय उपसर्ग से यहाँ पे निर्माण हम देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला ना कि रचना हो रही है, तो हिंदी में 3 प्रकार से विशेषणों की रचना होती है। मूल यानी कि अखंड है, अखंड रूप में ये जन्मते हैं, ऐसे ही रहेंगे ये। लेकिन प्रत्यय उपसर्ग में तो हमने वो देख लिया। फिर हम आ जाते हैं कि समास। तो समास से कैसे निर्मित होते हैं? तो जैसे कि दो, यहाँ पे यदि हम देखें तो समास से निर्मित जब 2 या 2 से अधिक शब्दों में समाप्त होने पर बने विशेषण शब्द पर्याप्त मात्रा में प्रचलित है। जैसे कि इसको आप बहुत उदाहरण से समझिए, कुछ परिभाषा मत देखिए, उदाहरण से समझेंगे तो समझ में आएगा। ये बताइए द्वंद्व समास क्या होता है? हालांकि हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने स्कूल डेज में पढ़ा है तो आपको पता होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है कि हम और का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे द्वंद्व के अंतर्गत सीधा सरल, सीधा सरल। अब ये क्या, इसका क्या बनेगा? सीधा और सरल। क्या होगा? सीधा और सरल। ठीक। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें चलता फिरता, चलता फिरता कैसे होगा इसका? यदि हम देखें तो किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं? तो चलता और फिरता,
चलता और फिरता, द्वंद्व समास है ना, चलता और फिरता। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये समास से भी निर्माण हो रहा है, किसका? विशेषण का। समास से भी निर्माण हो रहा है विशेषण का। ठीक है, जैसे कि बोल देते हैं टेढ़ा मेढ़ा, विस्मय विमुग्ध, उठता गिरता, छोटा मोटा, रूखा सूखा। तो ये सब विशेषण बन गए द्वंद्व समास से, ये आए हैं। किससे आए? द्वंद्व समास से। सीधा सरल, ये भी तो विशेषण है ना। कैसा है व्यक्ति? बहुत ही सीधा सरल है। चलता फिरता, ये विशेषण में, यानी विशेषणों का निर्माण समास से हो रहा है, द्वंद्व समास से हो गया निर्माण। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? तो ये विशेषणों का निर्माण हमने देखा। अब विशेषणों का रूपांतर कैसे होता है? तो हम यदि रूपांतर की बात करें तो विशेषण का अपना लिंग वचन नहीं होता है। विशेषण का अपना लिंग वचन नहीं होता है। और विशेषणों का यदि हम रूपांतर देखें तो विशेषणों का ये जो रूपांतरण होता है वो भी 3 कारणों से होता है। कितने कारणों से? 3 कारणों से। कौन कौन से वो कारण है? तो वो है लिंग के कारण, फिर वचन के कारण, और किस कारण से? तो कारक के कारण लिंग विशेषणों का रूपांतरण होता है। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो विशेषण का अपना लिंग वचन नहीं है, वह प्रायः अपने विशेष्य के अनुसार अपने रूपों को परिवर्तित करता है। और हिंदी के सभी विशेषण दोनों लिंगों में समान रूप से बने रहते हैं। दोनों लिंगों में समान रूप से हिंदी के सभी विशेषण है। केवल जो आकारांत विशेषण है वो स्त्री में ईकारांत हो जाया करता है। आका है तो आकारांत है तो वो ईकारांत हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कि हम बात करें कि इसमें भी, इसके अंतर्गत भी यदि हम बात करते हैं कि अब किस तरीके से हमें इसको परिवर्तित करना है, किस तरीके से इसका रूपांतरण करना है हमें, तो रूपांतरण करते वक्त कुछ अपरिवर्तित रूप में रहते हैं और कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे ये परिवर्तित और अपरिवर्तित का अर्थ क्या हुआ? जैसे कि आइए समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये लड़का की विशेषता क्या है? बिहारी है। ये लड़का क्या है? बिहारी। तो बिहारी लड़के भी कम प्रतिभावान नहीं होते, ये लड़कियां हैं, है ना। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया तो विशेषण है। तो लड़का, लड़के क्या विशेष संज्ञा, लड़कियां क्या है? संज्ञा। तो बिहारी क्या विशेषण। तो बिहारी लड़कियां भी कम सुंदर नहीं होती। ये अपरिवर्तित रूप है। परिवर्तित हुआ क्या? नहीं, चाहे हम लड़के के लिए यूज किए चाहे हम लड़की के लिए यूज किए हैं। परिवर्तित रूप क्या होता है? परिवर्तित रूप के अंतर्गत इसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझना है ना। अपरिवर्तित और रूपांतरण कर रहे हैं, यानी कि खुद का ये अपना लिंग नहीं है, ये विशेष्य के अनुसार ये चलते हैं, विशेष्य के अनुसार ये चलेंगे। विशेष्य के आकारांत ईकारांत में हो जाता है, आकारांत इकारांत में हो जाता है। इतना बस आपको ध्यान देना है। कैसे ध्यान दोगे? आइए रूपांतरण करें तो समझ में आ जाएगा। अच्छा लड़का सर्वत्र आदर का पात्र होता है। तो अच्छी लड़की, अच्छी, अच्छा का अच्छी, है ना। अच्छी लड़की सर्वत्र आदर की पात्रा होती है। आकारांत ईका में यहाँ पे बिहारी का बिहारी रहा, बिहारी का बिहारी रहा। या अच्छा का अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, अच्छी लड़की, यानी कि ये किस रूप में? अपने विशेष्य के अनुसार परिवर्तित हुए, अपने विशेष्य के अनुसार परिवर्तित हो रहे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और अपने विशेष्य के अनुसार ही अपरिवर्तित हैं। ये अपने विशेष्य के अनुसार अपरिवर्तित है, यहाँ पे अपने विशेष्य के अनुसार ही परिवर्तित है। तो यहाँ पे आकारांत, बाकी सब वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन जहां कहीं भी आका है तो ईका हो जाएगा। यहाँ पे तो आकारांत था ही नहीं। लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, यहाँ पे आका है, लड़का है, तो वो ई हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा, तो लड़की हो गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ में आया? बच्चा बहुत भोला भाला था, आका, तो बच्ची बहुत भोली भाली थी।
समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। इसी तरीके से इसमें परिवर्तन करना रहता है। फिर जिन विशेषण शब्दों के अंत में इया रहता है उनमें लिंग के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता। इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें इया है तो लिंग के कारण रूप परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि मुखिया, दुखिया, बढ़िया, घटिया, छलिया, इया है तो परिवर्तन लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। जैसे कि ये उदाहरण, दुखिया मर्दों की कमी नहीं है इस देश में, दुखिया औरतों की कमी कहाँ है इस देश में। तो दुखिया है तो परिवर्तित नहीं हुआ, चाहे आप पुरुष के लिए यूज करो चाहे आप महिला के लिए यूज करो। ठीक। फिर उर्दू में उम्दा, ताजा, जरा, जिंदा आदि विशेषणों का रूप भी अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि आज की ताजा खबर सुनो, है ना, ताजा। फिर पिताजी ताजा सब्जी लाए हैं, यहाँ पे भी नहीं परिवर्तित हुआ। वह आदमी अब तलक जिंदा है, वह लड़की अभी तक जिंदा है। वह आदमी भी हो गया, लड़की भी हो गया, है ना। अब तलक जिंदा, समझ में आया? जिंदा ये क्या, उर्दू का उम्दा, ताजा, जरा, जिंदा आदि विशेषणों का रूप भी परिवर्तित नहीं अपरिवर्तित रहता है। फिर सार्वनामिक विशेषणों के रूप भी विशेष्यों के अनुसार ही होते हैं। सार्वनामिक विशेषणों जैसी करनी वैसी भरणी, जैसी करनी वैसी, यह लड़का वह लड़की, यह लड़का वह लड़की, ये लड़के ये लड़के वे लड़कियां। तो सार्वनामिक विशेषणों के रूप भी विशेष्यों के अनुसार है, विशेष्य के अनुसार ये चल रहे हैं। ये तो लड़के वे तो लड़कियां, यह तो लड़का वह तो लड़की, जैसी करनी तो वैसी भरणी हो गया। ठीक। जो तद्भव विशेषण आ नहीं रखते, जो तद्भव विशेषण आ नहीं रखते उन्हें इकारांत नहीं किया जाता। स्त्री एवं यानी कि स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग बहुवचन में भी उनका प्रयोग वैसे ही होता है। कैसे? ढीठ लड़का कहीं भी कुछ बोल जाता है। जो तद्भव विशेषण आ नहीं रखते उन्हें इकारांत नहीं किया जाता, क्योंकि आ का ही इका होता है ना। ढीठ लड़की, ढीठ है ना, आ ये तो नहीं है यहाँ पे। ढीठ लड़की कुछ ना कुछ करती रहती है। ठीक। फिर वहां के लड़के बहुत ही ढीठ हैं। स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग बहुवचन में भी उनका प्रयोग वैसे ही होता है, वैसे ही हो रहा है ना। फिर उसके बाद ढीठ, यहाँ भी ढीठ, यहाँ भी ढीठ और यहाँ भी ढीठ, चाहे आप लड़का बोलो, लड़की बोलो, लड़के बोलो, चाहे हमने स्त्रीलिंग बोला, पुल्लिंग बोला, बहुवचन बोला, तो सभी में वैसा का वैसा है। और जब किसी विशेषण का जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होता है तब स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेद बराबर स्पष्ट रहता है, बराबर बराबर दिखेगा। जातिवाचक संज्ञा है ना। तो उस सुंदरी ने पृथ्वीराज चौहान को ही वर्ण किया। उन सुंदरियों ने मंगल गीत प्रारंभ कर दिए। उनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेद बराबर स्पष्ट पता एकदम चल रहा है। उस सुंदरी ने, उन सुंदरियों ने, सुंदरियों ने मंगल गीत प्रारंभ कर दिया, पृथ्वीराज चौहान को ही वर्ण किया। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद पता चल जाता है जातिवाचक में। जातिवाचक है, ये बता दिया गया है ना। फिर क्या है, परंतु जब विशेषण के रूप में इनका प्रयोग होता है तब स्त्रीत्व सूचक ई का लोप हो जाता है। कैसे हो जाएगा? उन सुंदर बालिकाओं ने गीत गाए, चंचल लहरें अटखेलियां कर रही हैं, मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ई का लोप हो गया, ई का लोप हो गया। समझ में आया आप लोगों? उस सुंदरी है ना, यहाँ पे उन सुंदर, सुंदर है ना, ई का लोप हो गया। और फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि जिन विशेषणों के अंत में वान या मान होता है तो उनकी पुल्लिंग दोनों वचनों में वान या मान और स्त्रीलिंग दोनों वचनों में वती या मति होता है। गुणवान लड़का तो गुणवान लड़के, गुणवती लड़की तो गुणवती लड़कियां, बुद्धिमान लड़का बुद्धिमान लड़के, फिर बुद्धिमती लड़की तो बुद्धिमती लड़कियां। यहाँ पे आपको ये समझना है कि वान मान होगा तो दोनों वचनों में दोनों वचनों में वान या मान, उनके पुल्लिंग दोनों वचनों में वान या मान हो जाते हैं, है ना। वान है
तो यहाँ पे क्या बताया गया, ध्यान से देखिए, जिन विशेषणों के अंत में वान या मान होता है, वान या मान होता है, तो उनके पुल्लिंग दोनों वचनों में वान या मान ही रहते हैं, दोनों, चाहे आप एक वचन लो, चाहे जैसे कि लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, वान है तो वान ही रहा, लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन, गुणवती है तो गुणवती ही रहेगा, यहाँ पे परिवर्तित नहीं होता है, ये बताया गया है। क्लियर है? ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है कि जो कि हमें सॉल्व करने, ये प्रैक्टिस के लिए आप लोग देख लीजिए, है ना, जो कि मैंने अभी जो करवाया है ये वही चीज दिए गए हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से ही हमें चीजें समझ में आती हैं कि हाँ हमने जो कुछ भी पढ़ा है क्या हमसे वो बन रहे हैं क्या, तो यदि बन रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है ना, नहीं बन रहे तो दोबारा हमें पढ़ने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को फिर एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन, जय हिंद जय भारत।